अंकित आपका डीएनए अड्डा मैथ्स में स्वागत करता हूं। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज आपको मैं सीटेट की एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही कंटिन्यू मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आप लोगों को सीटेट की तैयारी में मदद मिले और पेडागोजी का भी स्पेशल क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, खूब मेहनत करिए। चलिए तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 अंश है तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि एक सम उत्तल बहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण का मान 156 अंश है। ठीक है, तो उसका क्या ज्ञात करना है? भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला होता है n-2/n ब्रैकेट बंद इंटू 180। ये होता है आप लोग का। ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2/n इंटू 180 ये अंश होता है। ठीक है ना, तो ये प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान यानी 156 डिग्री एक अंतःकोण का मान दे रखा है, तो यहाँ पे आप 156 रख दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 180 का जब अंदर गुणा होगा ये n का तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 156 n हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो 180 n माइनस ये गुणा होकर हो जाएगा 360 हो जाएगा। आप क्या करिए, इस 360 को इधर भेज दीजिए, 156 को उधर भेज दीजिए। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 360 पॉजिटिव, क्योंकि इधर निगेटिव, इधर आया तो पॉजिटिव, और ये इधर गया तो निगेटिव, यानी 180 n माइनस 156 n। तो 360 बराबर आपका हो जाएगा, दोनों घटेंगे तो 24 n। 24 से इसको काट दीजिए, n बराबर आ गया 15। n बराबर क्या आया? 15। यानी बहुभुजों की संख्या कितनी हो गई? 15। यही आपका उत्तर है। 5 सेकंड में आंसर, ज़्यादा समय नहीं लगना है। ये बहुभुज वाले सवालों में थोड़े फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है, आ रहा है अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे रखा है कि किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसे दे रखा है 25/2 सेंटीमीटर चौड़ा है तथा इसकी ऊंचाई 15/2 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 5/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है तो घनों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, एक घनाभकार बक्सा है। ठीक है, एक घनाभकार आपका ऐसे करके बक्सा है, घनाभकार। ठीक है, आप बना दीजिए ऐसे करके घनाभ। ठीक है, एक घनाभकार बक्सा है। ठीक है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। इसमें कह रहा है कि घन वाले बक्से रखने हैं, घन वाले बक्से भरने हैं। इसमें किस साइज के? 5/2 सेंटीमीटर के साइज के। तो कुल कितने घन के टुकड़े आएंगे ये संख्या पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? इन कितने घनों से भरा जा सकता है। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिंपल सा सवाल है। इसमें दे रखा है आपका, तो सीधा सीधा यहाँ पे है आपका घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, पहले निकाल लीजिए। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? आपका मान दे रखा है लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो 15 क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। आपका घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो सीधे 15 सेंटीमीटर लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई क्या दे रखा है? 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर गुणे आपका ऊंचाई क्या दे रखा है? 15/2 सेंटीमीटर, यानी 15/2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब क्या हो जाएगा? घन का आयतन निकाल लेंगे, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? आपका दे रखा है घन की एक भुजा का मान 5/2 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, a क्यूब। तो क्या हो जाएगा आपका? सीधे 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2, यही तो हो जाएगा सीधा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। बड़े ये घनाभ का आयतन में क्या करते हैं? घन के आयतन से भाग दे देते हैं, सीधे टुकड़ों की संख्या आपकी निकल जाएगी। कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 15 गुणे 25/2 गुणे 15/2। ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे? घन के भुजा के या घन के आयतन से सीधा सीधा भाग दे। तो जब आप भाग देंगे इस पूरे में, इस पूरे में जब भाग देंगे तो उससे भिन्न क्या होता है? ये भिन्न पलट जाता है। इसमें जब हम भाग देते हैं तो भिन्न पलट जाता है। तो पलट के यहाँ लिख दीजिए सीधा सीधा, क्या हो जाएगा? 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5, सीधा सीधा होगा। इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस भिन्न में भाग देते हैं तो ये भिन्न पलट जाएगा, गुणे के रूप में जब जाएगा तो सीधे सीधे काट दीजिए, काट दीजिए आप। ये कट जाएगा 5 या 15, 5 25
इस 5 से ये कट गया, 3 बार में गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 गुना के 90। आपका कितने टुकड़े हो गए घनों के? सीधे सीधे 90 टुकड़े। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे घन आपका आयतन बटे घन का आयतन आप कर दीजिए, सीधे टुकड़ों की संख्या निकल जाएगी। कुछ आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आ रहा है आपका अगला प्रश्न, दे रखा है। अगला प्रश्न आपका है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। दे रखा है कि पांच संख्याएं x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 दे रखा है। इनका माध्य दे रखा है 11। माध्य दे रखा है 11। दे रखा है आपका x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8 का माध्य 11 है। तो प्रथम 3 संख्याओं का माध्य पूछ रखा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनमें x का मान निकालेंगे। तो सीधे माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य को आप औसत कहते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा पद। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा पद, सीधे सीधे। तो आप रख दीजिए उसी बात पे। जब आप रखेंगे तो पहले तो यहाँ आपको देखिए औसत दे रखा है माध्य यानी, अब पद दे रखा है यानी 5 पद। ठीक है, तो ये तिर्यक गुणा हो जाता है, यानी योग बराबर होता है औसत गुणे पद बराबर योग। और औसत गुणे पद बराबर हो जाता है योग, हो जाता है ना। तो योग आप निकालेंगे, योग निकालने के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधा कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 11 गुणे 5 करेंगे, यानी टोटल योग कितना आया? 55। टोटल योग कितना आया? 55। तो आप सीधा सीधा सारी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो सारी संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा नीचे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, यही देखा है। तो पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग किसके बराबर हो जाएगा? 55 के। क्या किया हमने? औसत में पद का गुणा कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सबको जोड़ेंगे तो 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 8 20 बराबर हो गया 55। पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर हो गया आपका 35। 5 से काट दीजिए तो x बराबर क्या आया? 7। x बराबर आपका मान क्या निकल के आया? 7। x बराबर मान क्या निकल के आया? 7। अब लेकिन देखिए x का मान ये 7 है, यानी पहली संख्या 7 हुई। लेकिन प्रश्न ने प्रथम 3 संख्याओं का बोला है, तो पहली जब 7 है तो दूसरी रख देंगे यहाँ पे उठा के, तो 7 प्लस 2 यानी हो जाएगा 9। और तीसरी क्या होगी? 7 यहाँ रखेंगे तो 7 और 4 होता है 11, जोड़ दीजिए तो 9 और 11 हो गया आपका 20। अब 20 से 27। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? योग बटा पद। पद होता है ना, यानी 3 संख्याएं हैं, यानी कुल योग 27 है, पद हो जाएगा 3, यानी योग बटा पद। तो निकल जाए आपका नया माध्य क्या आ गया? 9। यही आपका उत्तर है। कुछ नहीं करना है, सब 5-5 सेकेंड के सवाल हैं, बहुत बेसिक तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जामों में सीटेट, टेट, सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा भी सकते हैं भविष्य में। बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसको मुझे लिखना पड़ेगा बोर्ड पे। सवाल है 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10x प्लस 3 ये दे रखा है। ठीक है ना? को 4x प्लस 1 से 4x प्लस 1 से भाग देने पर 2x स्क्वायर प्लस k प्राप्त होता है। तो k बराबर क्या? ये आपसे प्रश्न पूछ रखा है। सीधे कह रहा है कि ये जो समीकरण दे रखा है अचर राशि का, इसमें अगर इससे हम भाग देते हैं तो ये मान प्राप्त होता है। तो इसमें k का मान बताना है। ठीक है ना? अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ और सॉल्व करता हूँ। देखिए, इसको करने का कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल भाग देते हैं वैसे ही भाग दे सकते हैं। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? इसमें 4x प्लस 1 से भाग करेंगे। तो देखिए, यहाँ 2 पद है ना, तो 2 पदों में भाग ले जाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए देते कैसे हैं, प्रयास ये करते हैं कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करें,
किस का मल्टीप्लाई करें, यानी किस मान का गुणा करें किसी एक मान के बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 4x है ना, तो अगर 4 में 2 का गुणा आप करेंगे तो हो जाएगा 8 के बराबर, हो जाएगा ना, 4 दूना के 8। लेकिन यहाँ अकेला x है, यहाँ पे 3x है, तो कितने x की कमी है, 2 और x की कमी है ना। यानी अगर हम 2x स्क्वायर का गुणा कर दें, 2 और x का गुणा कर दें इस x में, तो 3x हो जाएंगे। यानी 2x स्क्वायर अगर यहाँ मैं रख देता हूँ, 2x स्क्वायर, क्योंकि हालांकि प्रश्न में भी दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस k आया है, तो पहला मान तो आपका वैसे ही मिल गया, वहीं से आप रख सकते हैं। पहला मान क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, तो रख देंगे। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा। और इस 2x का इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, बारी बारी से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो फिर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि जब एक का गुणा होगा तो वही मान आएगा। अब घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आपस में जुड़े जाएंगे, लेकिन माइनस का ही चिन्ह लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 8x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये मान उतर जाएंगे पूरा, प्लस 10x प्लस 3, ये पूरे मान उतर जाएंगे, ठीक है ना। अब फिर भाग ले जाते हैं, वही नॉर्मली भाग की तरह है। फिर से क्या हम मल्टीप्लाई करें, किसका गुणा करें कि ये मान कोई ना कोई एक कट के निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो अगर हम, लेकिन यहाँ माइनस का भी चिन्ह है, तो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नीचे माइनस का चिन्ह आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम -2x से गुणा कर दें, -2x से, तो 2x का जब गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 8, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा माइनस, ठीक है। और x का गुणा हुआ तो x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस -2x का एक में गुणा होगा तो हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हल कर देंगे, हल करेंगे ना, जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ दीजिए, चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ के हो जाएंगे 12x प्लस ये उतर जाएगा 3, 12x प्लस 3। अब फिर देखिए 2 डिजिट है, यहाँ पे किसका ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इसके बराबर हो जाए। तो सबको पता है 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और x से x ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 ही आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे +3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, +3 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे, आप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आपका k का पूरा मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, k बराबर, पहले से ये मान तो आपका 2x स्क्वायर दे रखा है प्रश्न में, तो बचे हुए मान ही तो आपके k के मान होंगे, बचे हुए मान ही तो k के मान होंगे, यानी क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3, यही आपका k का मान हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर ऑप्शन में पलट के भी कभी कभी देता है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 - 2x, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में बदल के लिख देता है। कभी कभी ऑप्शन में ऐसी चीज़ें दी जाती हैं और आपको परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो मिटा देते हैं, बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही आराम से मैं पढ़ाऊँगा, बहुत ही आराम से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। ये आपका बहुलक के लिए है, शीर्ष फलक और किनारों की बात कर रहा है, यानी पासा टाइप का ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है, x, y और z, ठीक है, क्रमशः 3 बहुफलक हैं, ठीक है, जिसमें फलक शीर्ष और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, ये ऑप्शनल आपका है, ठीक है, इसको बाई ऑप्शन लगाना है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन दे रखा है जी, ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, क्या लिखा है भाई साहब, स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ, x प्लस जेड बराबर z माइनस वाई, नहीं x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर z माइनस वाई। फिर दे रखा है z माइनस 2 बराबर x माइनस वाई, ये दे रखा है, ठीक है, ये 2 है आपका। आगे दे रखा है y माइनस 2 बराबर x प्लस जेड, ऐसे दे रखा है, ठीक है। और अगला है x माइनस 2 बराबर z माइनस वाई,
ये 4 ऑप्शन आपका दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए बहुफलक की बात की जिसमें शीर्ष, किनारे और फलक की बात कर रहा है, तो सीधा सीधा जान लिए पासा की बात कर रहा है। तो पासा में एक फार्मूला होता है, इसको लगाने का तरीका सतह प्लस शीर्ष बराबर होता है किनारा प्लस 2। सतह प्लस शीर्ष इक्वल टू किनारा प्लस 2, यही एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसके आधार पे आप आसानी से समीकरण प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ लाइफ डेफ्टर से। देखिए अगर फलक की बात करें तो एक पासा में कितने फलक होंगे, देखिए 1, ठीक है, नीचे 2, 3, 4, 5, 6, यानी फलक कितने हो गए, सतह कितने हो गए, फलक इसको कह सकते हैं फलक। ठीक है, तो हो गया 6। ठीक है, अब कह रहा है शीर्ष, तो शीर्ष क्या होता है, ये जो कोना होता है उठा हुआ भाग, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी शीर्ष आपके कितने हो गए, 8 हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, किनारा, तो किनारा क्या हो जाएगा, ये भाग किनारा होता है जहाँ पे 2 फलक आपस में आके मिलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, किनारे कितने हो जाएंगे आपके, 12 किनारे हो जाएंगे। तो यहाँ आप रख सकते हैं बराबर 12 प्लस 2, ऐसे रख सकते हैं ना। तो सीधा सीधा देखिए हल कर लीजिए, 6 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ये हमारा प्रूफ हो रहा है, लेकिन यहाँ हमें इस मान में बताना है। तो आप इसको देखिए x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको z मान लीजिए। ठीक है ना, तो जब आप मान के हल करेंगे तो इस 2 को पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर -2 हो जाएगा। ये जब 2 इधर आएगा, क्योंकि हमें इस फॉर्म में जवाब देना है, तो जब ये 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, बराबर इस y को उधर भेज दिए यानी z माइनस वाई हो जाएगा। ये देखिए दोनों मान बराबर हो रहा है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसको मार दें। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे आप मान रखिए तो x का मान रखिए 6, ठीक है, -2 बराबर z का मान क्या है आपका 12, माइनस y का मान क्या है 8। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रूफ करके चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी हमारे ये फार्मूला बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये चौथा। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है, ये कड़ी घातांक का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये भी आपकी परीक्षा का कई बार का पूछा गया सवाल है। दे रखा है 2/9 पे घात 3, ठीक है, गुणे 4/81 पे पावर -6 दे रखा है। ठीक है, बराबर 2/9 पे घात 2m-1 ये दे रखा है। तो यम बराबर वाट, यम का मान पूछ रखा है कि यम बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान है। सीधे सीधे देखिए हल करेंगे, इसको पहले छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, सारे बेस को बराबर करते हैं। सीधा तरीका, सारे बेस को आप बराबर करिए। तो बेस जब आप बराबर करेंगे तो ये 2/9 पे पावर 3 ऐसे ही रहेगा। इसको हम बदल सकते हैं कैसे, इसको क्या हम 2/3 पे का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या, सॉरी यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, ऐसे पूरे का घात ये हो जाएगा -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर 2/9 पे घात 2m-1 हो जाएगा। अब ये दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/9 पे घात 3 गुणे ये हो जाएगा 12, यानी 2/9 पे घात -12 बराबर 2/9 2m-1 ऐसे हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे फिर भी अभी घात बराबर नहीं है, लेकिन नियम क्या होता है कड़ी घातांक का, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो दोनों घात जब बेस बराबर हो तो दोनों घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, यही तो हो जाता है। तो यहाँ भी बेस बराबर है तो दोनों घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने का मतलब क्या होगा, जब आप 3 धन -12 करेंगे, 3 धन -12 तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा, यानी घटने का मतलब आपका क्या हो जाएगा 2/9 पे पावर आपका -9 हो जाएगा, बराबर 2/9 पे पावर 2m-1 हो
हो जाएगा, बेस से बेस खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका -9 बराबर 2m-1 हो जाएगा। आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी -9 + 1 बराबर 2m। पूरा मैं विस्तार से समझा दे रहा हूँ, एक एक लाइन आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो 2 लाइन का ये प्रश्न है, 2 लाइन से अधिक का नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -8 बराबर 2m, काट दीजिए तो m बराबर क्या आया -4, m बराबर क्या आया -4, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा m बराबर आप लिख सकते हैं -4। ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एक पक्षांतर हो तो 9 में से घट जाएगा या बचेगा -8, -8 को जब 2m से काटेंगे तो m बराबर आपका आएगा -4। यही आपका उत्तर, यही आपका उत्तर है। तो नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दे रखा है आपका अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा सवाल है, अगला भी आ रहा है, ये भी आपका एडवांस मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला सवाल दे रखा है, एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 घन मीटर पानी आ सकता है। यदि टंकी की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी यदि यह टंकी 2/3 भरी हुई है, ठीक है। एक टंकी है आपकी, ठीक है ना, जिसमें 540 मीटर क्यूब यानी घन मीटर पूरा टोटल पानी आ सकता है। क्या आ सकता है 540 मीटर घन मीटर पूरा पानी आपका आ सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई यानी h गहराई। तो देखिएगा ये घनाभकार टंकी है, घनाभकार टंकी है ना, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा L × B × H, यही तो हो जाएगा ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, टंकी जितनी भरी हुई है उतने के ही तो आयतन से आप कंपेयर करेंगे। तो 540 लीटर तो पूरी टंकी की क्षमता है, लेकिन टंकी भरी कितनी है, केवल इतना, यानी लगभग कह सकते हैं 2/3 भाग भरी है, यही तो है। तो आप सीधा सीधा क्या करिए, 540 का 2/3 भाग निकाल लीजिए। तो जब आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा 360 मीटर क्यूब। आपका मान कितना आ जाएगा 360 मीटर क्यूब। अब ये टोटल हो गया भरी हुई टंकी का आयतन, जितना टंकी भरा हुआ है। कंपेयर कर देंगे तो लंबाई क्या दे रखा है, चौड़ाई आपका 15 × 8, यही तो दे रखा है 15 और 8 गुणे हो जाएगा h, L × B × H इक्वल टू हो जाएगा 360। आप काट दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 15 दूना के 30, 15 चौके 60, 8 से काट दिया, 8 3 = 24, h बराबर आ गया 3 मीटर। 5 सेकेंड का सवाल है, 5 सेकेंड में ख़त्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा आप लोग को, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक ला के सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, जिन लोगों का भी सीटेट का एग्ज़ाम है, और ये आगे भी आपका सुपर टेट सब में काम आने वाला है। ये पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में, ठीक है। अगला सवाल आपका आ रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल आ रहा है, दे रखा है एक 700 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 घन मीटर पानी की आवश्यकता होती है। टैंक में पानी की स्तर की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक 700 घन स्क्वायर यानी वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का आयताकार टैंक है, ठीक है। उसमें पानी कितना आता है 140 मीटर क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो टंकी में जो ऊंचाई है, पानी कितना लेवल तक उठा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो सीधे सीधे देखिए, इसमें जो ऑप्शन है आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। ऑप्शन क्या क्या है, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या आपका दे रखा है सेंटीमीटर में, और प्रश्न आपका पूछा है मीटर में। तो पहले तो आप सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, पहले सबको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो एक बात बताइए, आयत का दे रखा है आपका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर। तो इसको आप कह सकते हैं, जब इसको आप बदलेंगे सेंटीमीटर में 700 मीटर स्क्वायर को, तो यानी 100 × 100, क्योंकि L भी तो मीटर है, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में बदलेगा, और B में यानी चौड़ाई में भी तो 100 सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो बदलेगा, यानी 200 का गुणा हो जाएगा,
हो जाएगा ना, 2 ठो 100 गुणे 100 किस में गुणा हो जाएगा, 700 में। ठीक है, अब आगे दे रखा है आयतन, क्या दे रखा है, इसमें पानी भरा हुआ है आयतन के हिसाब से, जो क्या है 140 मीटर क्यूब है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयतन बराबर आप ले लेंगे 140 दे रखा है, तो इसमें गुणा करेंगे 3 बार 100 का, क्योंकि इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है, ये आपका सेंटीमीटर में बदल गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब सीधा आपको ऊंचाई जब ज्ञात करनी है तो आयतन क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है आपका। तो सीधा भाग दे दीजिए, यानी इस पूरे में किसका भाग दे देंगे, 700 गुणे 100 गुणे 100, सीधा भाग हो जाएगा। तो ये 100 और ये 100 हो गए खत्म, आपका ये 00 से ये 00 खत्म, 7 से इसको काट दिया, यानी आया 20 सेंटीमीटर, यानी आपका ऊंचाई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, दे रखा है आपका अगला सवाल, तो पानी पी लिया जाए। अगला सवाल आ रहा है आपका, ये आपकी प्रायिकता का सवाल है। दे रखा है एक थैले में 5 लाल कंचे, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं, सभी कंचे रंग के अतिरिक्त एक समान हैं। ठीक है, सभी कंचे रंग के अतिरिक्त एक समान साइज के यानी हैं, अर्थात सर्वसम हैं। ठीक है, थैले में बिना इसके देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है, यदि कंचा हरे रंग का नहीं है, ठीक है ना, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए क्या दे रखा है आपका, थैले में 5 दे रखा है आपका लाल, थैले में 5 लाल कंचे हो गए, ठीक है, 4 हरे कंचे हो गए और 3 नीले कंचे हो गए। 3 कितने हो गए, नीले कंचे हो गए। लेकिन कह रहा है कि ये थैले में टोटल ऐसे पड़ा हुआ है, इसमें से जब एक बार बॉल निकाला जाता है, एक कंचा निकाला जाता है, तो वो हरे रंग का नहीं होता है। तो ये पूछा है प्रायिकता बताइए कि वो हरे रंग का न हो। तो पहले क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जब सबको आप जोड़ेंगे तो टोटल थैले में कितने कंचे हैं, 12। टोटल थैले में कितने कंचे हैं, 12। और इसका सीधा बेस्ट तरीका होता है, जिस रंग के कंचे की बात पूछे उस रंग के कंचे को नहीं लेते हैं। यानी हरे रंग को नहीं पूछ रहा है भाई, निकलने की संभावना नहीं है, तो इसके मान को नहीं लेते हैं। इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8, 5 3 8, अब बटे 12, यानी 12 कंचों में से 8 कंचे क्या हैं, नहीं आ सकते हैं हरे रंग के, यानी काट दीजिए। तो ये हो गया 4 बट्टा, ये आपका कितना हो जाएगा, 2/3, ये आपका मान कितना हो गया, 2/3। यही आपकी हो जाएगी प्रायिकता। बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, ये भी आपका प्रायिकता का ही सवाल है। दे रखा है एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है, ठीक है, अब परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए गए हैं। क्या दे रखा है, H T, ठीक है, TH H ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, HH TH ऐसे दे रखा है। ठीक है, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार सिक्का उछाला गया। ठीक है, हाँ ठीक है ना, सिक्के को 10 बार उछाला गया। अब कह रहा है चित्त आने की संभावना बताइए, चित्त आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सिक्का टोटल कितनी बार उछाला गया है, 10 बार। और चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड। और पट का मतलब होता है टेल। तो सीधे आप देख लीजिए, 10 बार उछाला गया तो उसमें कितनी बार हेड आया, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/10 हो जाएगी। बस खत्म सवाल। इसको काट के और छोटा कर लीजिए, यानी 3/5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, चित्त आने की प्रोबेबिलिटी 3/5।